हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर कॉन्सेप्चुअल मेट पूर्णा और आज हम लोग रूरल डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड कवर करने वाले हैं एंड उसमें आज हमारा टॉपिक है रूरल मार्केटिंग। ओके, सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या कहें तो रूरल मार्केटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो ये बेसिकली हार्वेस्टिंग के बाद की प्रोसेस है। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जब फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस हुआ फार्म में उसको असेंबल करते हैं, ग्रेड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, पैक करते हैं, स्टोर करते हैं एंड देन फाइनली मार्केट में ले जाते हैं सेल करने के लिए, वो सब कुछ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब केवल प्रोड्यूस को सेल करना नहीं होता, उसके पहले के इतने सारे स्टेप्स भी होते हैं। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या जो रूरल मार्केटिंग थी ये कम्प्लीटली मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स इन सब के अंडर आती थी या फिर इन सब का कंप्लीट कंट्रोल था इसके ऊपर। अब जो फार्मर्स थे उस टाइम पे उन लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट लेते थे, क्योंकि उस टाइम पर उतने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे नहीं, तो इन लोग इन्हीं मनी लेंडर्स से क्रेडिट लेते थे और उन लोग को डेट पे करने के लिए फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी अपनी प्रोड्यूस की। अब डिस्ट्रेस सेल क्या होता है? तो डिस्ट्रेस सेल में फार्मर्स अपने जो भी फार्म में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए उनको इमिडिएटली बेच देते थे, ऑल्दो जो मार्केट में प्राइस है वो लो है। क्यों करते थे? क्योंकि उन लोग को जो मनी लेंडर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको डेट पे करने, क्योंकि अदरवाइज़ उन लोग बहुत प्रेशर डालते थे फार्मर्स पे और उस टाइम पे उनके पास उतनी अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं थी, इसलिए उन लोग मतलब उस प्रोड्यूस को होल्ड करके अपने पास भी नहीं रख पाते थे और मतलब इतने टाइम तक वेट नहीं कर पाते थे कि जब मार्केट प्राइस बेहतर हो तब मैं प्रोड्यूस सेल करूं, तो ऐसा नहीं होता था। ठीक है, सो अर्लियर इट वाज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स। इन ऑर्डर टू पे देयर डेट्स फार्मर्स हैड टू मेक अ डिस्ट्रेस सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस, ऑल्सो देयर होल्डिंग कैपेसिटी वॉज ज़ीरो। नेक्स्ट, मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। तो अभी हम लोग ने पहले का पढ़ लिया कि पहले क्या होता था। अब हम लोग प्रेजेंट पढ़ते हैं कि मतलब उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए ताकि ये जो मार्केटिंग सिस्टम है इसको इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहला कि रेगुलेटेड मार्केट सेट किए गए। तो यहाँ पे जो सेल और परचेज़ होती थी प्रोड्यूस की वो मार्केटिंग कमिटी मॉनिटर करती थी एक तरीके से। ठीक है, और इस मार्केटिंग कमिटी में कौन कौन आता था? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट थे, फार्मर्स थे और ट्रेडर्स थे। ठीक है, और इन रेगुलेटेड मार्केट्स के थ्रू जो फार्मर्स थे उनको उनकी प्रोड्यूस का अप्रोप्रिएट प्राइस मिल पाता था। अदरवाइज़ पहले तो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स ये सब इन लोग को एक्सप्लॉइट कर लेते थे, एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे, जिसके कारण इनको जो प्रोड्यूस का प्राइस मिलना चाहिए बेसिकली वो प्राइस नहीं मिलता था। लेकिन रेगुलेटेड मार्केट सेट होने के कारण, मार्केट कमिटी के कारण उन लोग को उनकी प्रोड्यूस का सही प्राइस मिल पा रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या क्या आ गया? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, स्टोरेज फैसिलिटीज़, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, ये सब। सो अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेहतर होती है तो फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को या अपने क्रॉप्स को ऐसी जगह सेल कर सकते हैं जहाँ पे उनको बेहतर प्राइस मिल रहा हो। और स्टोरेज फैसिलिटी अगर बेहतर होती है तो फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को उतने देर तक रख सकते हैं या फिर उतने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं जब तक मार्केट प्राइस जो है थोड़ा बेहतर ना हो जाए। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते हैं बेहतर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के। नेक्स्ट है अपना कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़। सो मतलब कि इसमें क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारे फार्मर्स मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और इसमें उन लोग जो रॉ मटेरियल्स होते हैं या फिर जो सीड्स वगैरह होते हैं उसको परचेज़ करने भी एक साथ जाते हैं और अपने प्रोड्यूस को सेल करने भी एक साथ जाते हैं। तो जब वो सब एक साथ परचेज़ करने जाते हैं तब उन लोग बेहतर बार्गेनिंग कर पाते हैं और जब वो सब एक साथ सेल करने जाते हैं तब उनको उनकी प्रोड्यूस का बेहतर प्राइस मिल पाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव सेल्स के थ्रू उनको बेनिफिट होता है। तो फार्मर्स कैन डू बेटर बार्गेनिंग एंड कैन गेट बेटर प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस थ्रू कलेक्टिव सेल। उसके बाद आते हैं पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। तो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में गवर्नमेंट ने 3 चीज़ें लाई। पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या था कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बता दिया एक प्राइस और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा प्रोड्यूस सेल नहीं होता तो हम इस प्राइस पे तुम्हारे सारे क्रॉप्स खरीद लेंगे। ठीक है, अब फार्मर्स की चॉइस थी, अगर उनको मार्केट में और बेहतर प्राइस मिल रहा है तो वो अपने क्रॉप्स को, अपने प्रोड्यूस को, अपना जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उनको हुआ है वो सब सेल कर दें।
लेकिन अगर उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट उनसे परचेज़ कर लेगी। और उसके बाद जो वो प्रोड्यूस गवर्नमेंट परचेज़ करती थी उसका वो या तो डिस्ट्रीब्यूशन कर देती थी थ्रू PDS। अब PDS मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब PDS में क्या होता था कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो पुअर हैं, उन लोगों तक ग्रेन्स पहुंचाए जाते थे थ्रू राशन शॉप्स। और वो जो उन लोग को उन शॉप्स में ग्रेन्स मिलते थे वो कहीं ना कहीं सब्सिडाइज्ड रेट्स पे होते थे, मतलब कि उनको उन ग्रेन्स का कम रेट पे करना पड़ता था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पब्लिक। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का PDS के बारे में। तो जो भी फार्मर्स से उन लोग प्रोड्यूस परचेज़ करते थे गवर्नमेंट, उन लोग या तो PDS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे राशन शॉप्स के थ्रू, या फिर उन लोग बफर स्टॉक मेंटेन करते थे। बफर स्टॉक कौन मेंटेन करता था? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या तो बफर स्टॉक मेंटेन करती थी ताकि कभी कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई या फिर किसी साल बहुत ज़्यादा ग्रेन्स अच्छे नहीं हुए तो उस साल इस बफर स्टॉक में से प्रोड्यूस को सेल कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर क्या क्या था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे वो अभी भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस सेल के विक्टिम थे एक तरीके से, ऑल्दो ये सब मेजर्स आ गए थे उसके बाद भी। और अभी भी 90% ऑफ जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग था वो प्राइवेट ट्रेडर्स ही कंट्रोल कर रहे थे। प्राइवेट ट्रेडर्स मतलब कि अपने मनी लेंडर्स हो गए या फिर अपने कमीशन एजेंट्स हो गए या ट्रेडर्स हो गए, ये सब अभी भी 90% ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को कंट्रोल कर रहे थे। तो ये बताते हैं कि अभी हमें और मेजर्स की ज़रूरत है और ज़्यादा फार्मर्स की मदद करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आता है अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अ रे ऑफ होप। अब ये अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन सफ़र करना पड़ता था बाय दी हैंड्स ऑफ मिडलमैन। मतलब कि जो जैसे फार्मर्स हैं वो फार्मर्स अपना प्रोड्यूस मिडलमैन को सेल करते थे एंड देन मिडलमैन पब्लिक को। तो जब फार्मर्स मिडलमैन को सेल करते थे तो मिडलमैन उनको कम रेट्स देते थे, उनके प्रोड्यूस का बराबर दाम नहीं देते थे, जिस कारण उनको एक्सप्लॉयटेशन सफ़र करना पड़ता था। और इसीलिए अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स लाए गए। तो 2 चैनल्स लाए गए। पहला था डायरेक्ट सेल्स बाय फार्मर्स टू कंज्यूमर, मतलब कि फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा था। और दूसरा चैनल था डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर बाय द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज़, मतलब कि जो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी उन्होंने फार्मर्स के साथ एक डायरेक्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सेल्स बाय फार्मर्स टू कंज्यूमर। उसके एग्जांपल जैसे कि बिग बाज़ार हो गया, अपनी मंडी हो गया। तो इन सब जगहों पे फार्मर्स डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस लाते हैं और उनका प्रोड्यूस बिकता है टू डायरेक्ट टू कस्टमर्स। ठीक है, तो ये हो गई डायरेक्ट सेल्स बाय फार्मर्स टू कस्टमर्स। उसके बाद जैसे जो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जैसे कि रिलायंस हो गई, ये सब फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ऑफ डायरेक्ट सेल्स। तो उन लोग उन कॉन्ट्रैक्ट में उन लोग को एडवांस पेमेंट भी ऑफ़र करते हैं। एडवांस पेमेंट किस लिए? कि वो लोग जो अपने फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई कर सकें और एक रेट पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है, उस रेट पे उन लोग वो फार्म प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों चैनल्स लाए गए मार्केटिंग के, इनसे फ़ायदा क्या हुआ कि जो फार्म प्रोडक्ट्स का मार्केट था वो एक्सपैंड हो गया, प्लस जो प्राइस रिस्क था फार्मर्स का, स्मॉल फार्मर्स का या मार्जिनल फार्मर्स का हम लोग कहें, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। क्योंकि जैसे हम लोग ने उसमें पढ़ा डायरेक्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, इसमें क्या था कि एक प्री डिटरमाइंड रेट सेट कर दिया गया था कि इस ही रेट पे हम खरीदेंगे। तो इस कारण जो मार्केट में प्राइस रिस्क होता है कि मान लो एकदम से प्राइस गिर गया तो क्या होगा, तो वो रिस्क कहीं ना कहीं कम हो गया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक विच वॉज वंस अगेन अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। और उसके बाद हम लोग का इसी के साथ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अब उसके बारे में मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी, वो थोड़ा सा सस्पेंस है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो वाला बेसिकली, मतलब उसमें हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें जानेंगे। ठीक है, सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो देन you know what to do. Yes, you have to stay tuned for more upcoming videos, and till then keep studying and take care. Bye.